चलिए दोस्तों 41 Mr. Rajan did not appear before the assessing officer in response to a notice issued under section 143 subsection 2 और ये 143 subsection 2 ये स्क्रूटनी असेसमेंट का नोटिस है जहां पर असेसिंग ऑफिसर एसएससी को एक नोटिस भेजता है। शोकोज नोटिस है बेसिकली इस तरह से कि आप अपीयर हुए मेरे पास, आपने जो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किया है उससे रिलेटेड जो भी एविडेंस है आप लेके आइए और उसको लेके आना चाहिए। अगर वो नहीं लेके आता है तो एक तो पेनल्टी का प्रोविजन है जो 10,000 का है, जो आंसर सी आएगा। दूसरा, देयर इज ए रिस्क वो एसएससी का बेस्ट जजमेंट असेसमेंट भी कर सकता है, तो 144 भी हो सकता है। तो फिलहाल 144 के बारे में तो नहीं पूछा गया है, तो 41 का आंसर आएगा सी। 42 में है ए कंपनी लिमिटेड हैज बिजनेस लॉस एंड अनअब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन ऑफ 10 करोड़। बी कंपनी लिमिटेड इज ए प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। तो ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी को खरीदना चाहती है और इस तरह से खरीदे ताकि वो ए कंपनी का जो लॉसेस है वो अपने बी कंपनी के प्रॉफिट के साथ वो सेट ऑफ हो सके। तो ऑब्वियसली जो उपाय है वो अमलगमेशन का है, रिवर्स मर्जर की जरूरत नहीं है। रिवर्स मर्जर कब होता है? जब लॉस मेकिंग कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को खरीदती है, तो ऐसा केस है नहीं। दूसरा ऑप्शन है आउटराइट परचेज। अभी आउटराइट परचेज का मतलब क्या है कि पूरा ए कंपनी को आउटराइट परचेज कर रहा है। आउटराइट परचेज का मतलब एसेट्स खरीद ले, लायबिलिटीज खरीद ले और एटलीस्ट 75% ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द ए कंपनी लिमिटेड बिकम्स द शेयर होल्डर्स ऑफ बी कंपनी लिमिटेड। स्लम सेल में पॉसिबल नहीं है और कन्वर्टिंग ए कंपनी इनटू सब्सिडरी ऑफ बी कंपनी यानी कि सिर्फ शेयर्स खरीदे तो भी ये पॉसिबल नहीं है। तरीका सिर्फ वही है अमलगमेशन का, और अमलगमेशन का सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 1, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1B। तो हमने यहाँ लिखा हुआ भी है 42 में, ए लिमिटेड लॉस मेकिंग कंपनी, बी लिमिटेड प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, बी लिमिटेड ए लिमिटेड को खरीद लेगी। और कैसे? अमलगमेशन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1B। एसेट खरीद लेगी, एंटायर एसेट्स, 100% ऑफ द एसेट्स ऑफ ए लिमिटेड इज बॉट बाय बी लिमिटेड, 100% ऑफ लायबिलिटीज आर टेकन ओवर बाय बी लिमिटेड एंड एटलीस्ट 75% शेयर होल्डर्स ऑफ ए लिमिटेड बिकम्स द शेयर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड। तभी पॉसिबल है, वरना पॉसिबल। तो इसमें जो सेकेंड ऑप्शन है आउटराइट परचेज, इन्होंने अमलगमेशन क्यों नहीं लिखा नहीं पता, आउटराइट परचेज तो ऑप्शन बाकी 3 नहीं आ रहा, तो बी आंसर परफेक्ट होगा। 43 टैक्स हेवन डज नॉट हैव द फॉलोइंग फीचर, देयर इज नो इनकम टैक्स। तो टैक्स हेवन में तो इनकम टैक्स होता है। देयर इज ए लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, it is an island owned by certain individual and there is no exchange of information। तो टैक्स हेवन होता क्या? 3 फीचर्स होने जरूरी है। एक तो इनकम टैक्स जीरो है, दूसरा ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अगर आप उनसे पूछे कि आपके बैंक अकाउंट में क्या हमारे सिटीजन ने आपके बैंक अकाउंट में कोई पैसा जमा करवाया, तो वो बताएंगे नहीं। और देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, और वो किसी भी कंट्री के साथ TIEA टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट नहीं करते हैं। तो ऑब्वियसली द टैक्स हेवन डज नॉट हैव द फॉलोइंग फीचर्स, इट इज एन आइलैंड ओन्ड बाय सर्टेन इंडिविजुअल। तो ऐसा नहीं है, इट इज एन आइलैंड। बेसिकली जितने भी टैक्स हेवन है वो आइलैंड ही है, लेकिन इट इज नॉट ओन्ड बाय सर्टेन इंडिविजुअल, इट मे बी ओन्ड बाय ए कंट्री ऑल्सो। चलिए 44 मिस्टर अनुज एज 64 years resident of India has total income of rupees 6 lakh। टोटल इनकम वर्ड है, टोटल इनकम इन इंडिया इज 6 लाख। चलिए तो ये इंडियन इनकम हो गया। फॉरेन इनकम इसका है 2 लाख रुपया, और 2 लाख रुपए पे 20% टैक्स वो फॉरेन कंट्री में दे रहा है, दैट इज 40,000। और इंडिया और उस कंट्री के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं है, तो सेक्शन 91 का यूनिलैटरल रिलीफ मिलेगा। यूनिलैटरल रिलीफ कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमने यहाँ पर कैलकुलेशन दिखलाया है, और ये है इंडियन इनकम 6 लाख, फॉरेन इनकम 2 लाख, टोटल इनकम हो गया 8 लाख। 8 लाख पर जो टैक्स स्लैब रेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा, हमने टैक्स कैलकुलेट किया कितना? 80,000, और स्लैब रेट लगा लेना, आंसर आ जाएगा। और ये रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है तो वो 3 लाख का स्लैब लगेगा। सेस जोड़ दिया 2400, टैक्स 82,400 आ गया। अब ये 82,400 को मैंने 8 लाख से डिवाइड कर दिया, तो एवरेज इंडियन इनकम टैक्स आ गया 10.3%। और इस 2 लाख पे 20% टैक्स दे रहा था, एवरेज फॉरेन टैक्स 20% आ गया। डब्ल्यू टैक्स इनकम 2 लाख है,
तो लोअर रेट क्या है 10.3%, तो 10.3% और 2 लाख कितना आ गया 20,600 जो मैंने यहां से माइनस कर दिया, तो टैक्स आएगा 61,800, तो हमारा आंसर आएगा 44 का ए। तो ये 44 का ए आंसर आ गया 61,800। तो which of the following is not a requirement for amalgamation of new companies? Amalgamation section 2 subsection 1b में अभी हमने डिस्कस भी किया आपसे, और उसमें all the assets are transferred from amalgamating company to amalgamated company. It is a requirement. More than 50% of the directors of the amalgamating company become directors of the amalgamated company. This is not the requirement. B is not the requirement. तो हमारा आंसर यहीं पर आ गया, all liabilities and shareholders at least 3/4 यानी कि 75%, तो आंसर 45 का B आएगा। 46. Which of the following powers is not vested with the transfer pricing officer? तो ये एक्चुअली में जो क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है, आंसर क्वेश्चन होना चाहिए which of the following powers is vested with the transfer pricing officer? Only the power of to levy penalty under section 271G is vested with TPO and none of the other powers are vested with the TPO. तो हमने इसका लिखा भी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। 6. I think this question is wrong. The only power vested with TPO is power to levy penalty under section 271G. Section 271G, अब TPO का काम क्या है? आर्म लेंथ प्राइस निकालना। आर्म लेंथ प्राइस तभी निकालेगा जब वो एसएससी से इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट ये सब मांगेगा। अगर वो इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट नहीं देता है तो पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट 2% वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। तो ये एक मिस्टेक होनी चाहिए और इनफैक्ट है। 46, 47. The monetary limit for international transaction for getting exemption from documentation prescribed in section 92D is 100 lakhs. तो ये 47 का D आएगा 100 lakhs. 48. Penalty for failure to furnish report under section 92E is rupees 1 lakh. तो ये जो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट रिपोर्ट जो चार्टर्ड अकाउंटेंट को जमा करवाना है, उसका लास्ट डेट 30 नवंबर हो जाएगा। अगर वो जमा नहीं करवाते तो पेनल्टी 1 लाख है। नेक्स्ट 49. Which of the following persons is not eligible to seek advance ruling? तो इसमें नॉन रेजिडेंट ले सकता है, रेजिडेंट हैविंग ट्रांजैक्शन विद नॉन रेजिडेंट ले सकता है एडवांस रूलिंग, रेजिडेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट। परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट के लिए नहीं हो सकता, लेकिन इम्परमिसिबल के लिए तो हो ही सकता है। लेकिन लास्ट का आंसर आएगा रेजिडेंट हैविंग ट्रांजैक्शन विद ऑर्डिनरी रेट। तो रेजिडेंट के साथ ट्रांजैक्शन करेगा और वो स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन नहीं है, तो ऑब्वियसली डी इज द आंसर। स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन है तो उसके लिए एडवांस रूलिंग ले सकता है, स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन नहीं है तो एडवांस रूलिंग नहीं ले सकता। जनरल एंटी अवॉइडेंस एग्रीमेंट रूल इज एप्लीकेबल फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 17-18, तो ये बी है, ऑब्वियसली पार्ट वाइज ये एप्लीकेबल हो रहा है, तो 17-18 इज द आंसर।